नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम इकोनॉमी के सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं, आज इसको आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ इस सीरीज के फाइनल वर्जन की तरफ चलेंगे। जैसा कि आपने देखा, इकोनॉमी के बाद आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें भी हम साथ साथ कवर करेंगे। स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। जितनी भी मेरी वीडियोज़ आती हैं इसके PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। जुलाई से अप्रैल 2021 तक के तो करंट अफेयर्स डायरेक्टली यहाँ पे हैं ही हैं। साथ में इंसिडेंटल करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कवर किए जा रहे हैं। ये सीरीज आपके प्रीलिम्स 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है, EPFO जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, MCQs भी साथ साथ किए जाएंगे। चलते हैं इकॉनमी की तरफ। अगला टॉपिक है म्युनिसिपल बॉन्ड्स। न्यूज़ में रहता है। इन्होंने आपने देखा होगा कि बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं कंट्री में जो इन बॉन्ड्स को इशू करती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि म्युनिसिपैलिटीज़ या म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती क्या हैं। अगर आपको याद हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का 74th अमेंडमेंट, तो 74th अमेंडमेंट में क्लियर मेंशन किया गया था एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस अर्बन लेवल पे क्रिएट की जाएगी। ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस क्या करेगी, जितने भी स्टेट के डेवलपमेंटल फंक्शंस हैं वो सब इसको ट्रांसफर किए जाएंगे और शेड्यूल 12 में 18 ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स डाले गए। अभी 18 पॉइंट्स वही थे जो पहले स्टेट्स कर रही थी, अभी म्यूनिसिपैलिटीज को दे दिया गया कि ये डेवलपमेंट का काम आप करेंगे। जैसे कि कई जगह पे रोड कंस्ट्रक्शन भी है, कई अधिकतर जगह पानी की सप्लाई, वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, सीवेज कलेक्शन, सीवेज मैनेजमेंट, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लोअर लेवल पे ज़रूरी हैं, जो दिनचर्या डे टू डे आपकी जिससे इम्पैक्ट होती है, वो सारी चीज़ें म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास चली जाती हैं। अभी म्यूनिसिपैलिटीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि इनके पास फंडिंग डेफिसिट हो जाता है। छोटे छोटे एरियाज में तो म्यूनिसिपैलिटीज काम कर पाती है क्योंकि फंड्स पर्याप्त मात्रा में हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है बड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, अगर मैं आपसे बात करूं मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपसे बात करूं, NDMC की न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, भोपाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि पॉपुलेशन ओवर द टाइम बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन जो है मास स्केल पे होता जा रहा है, फंड्स इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास कम पड़ते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि फंडिंग का पैरामीटर क्या है। अगर आपको याद हो कि आप ही के कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd 74th अमेंडमेंट में जब 243A से लेकर 243ZD तक सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ डाले गए थे, तो एक प्रोविजन रखा गया था कि स्टेट फाइनेंस कमीशंस बनाई जाएंगी। अब ये स्टेट फाइनेंस कमीशंस क्या करेंगी, स्टेट और म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशंस और पंचायत के बीच में फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, ये जो फाइनेंस कमीशंस हैं स्टेट लेवल पे जो बनाई जाती हैं, एक तो ये गठित नहीं होती टाइम टू टाइम, इनको बनाया नहीं जाता, और बन भी जाती हैं तो इनके जो रिकमेंडेशंस हैं वो सिर्फ मियर रिकमेंडेशन बन के रह जाती हैं, क्योंकि उनकी बाइंडिंग नेचर नहीं होती। वो कह जाती हैं स्टेट से कि इतना पैसा म्यूनसिपैलिटी को दे देना, इतना पंचायत को दे देना, इतना आप रख लेना, लेकिन स्टेट्स इन चीज़ों को कभी फॉलो नहीं करती है। तो इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, वो है फाइनेंशियल क्राइसिस की। अगर आपने देखा होगा कि जब भी हम पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के वर्किंग की बात करते हैं तो एक हमेशा 3F की बात करते हैं, फंड, फंक्शनरीज और फंक्शंस। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है फंड। देखो, बिना फंड के कोई भी गवर्नेंस नहीं हो सकती। अगर किसी सरकार के पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो गवर्नेंस सिर्फ किताबी बातें हैं। वो बात करेगी कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे डेवलपमेंट आएगा, बट वो डेवलपमेंट कभी आपको ग्राउंड्स पे नहीं दिखेगा, क्योंकि फंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इस डेवलपमेंट प्रोसेस का। अब क्योंकि फंडिंग की नेसेसिटी टाइम टू टाइम आती रहती है और अक्रॉस द कंट्री हमने देखा है कि फंड एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए। देखो, चैलेंज क्यों है, क्योंकि इनके पास कोई फंड्स कलेक्ट करने के या टैक्सेशन कलेक्ट करने के, या फिर हम सिंपल शब्दों में बोले रेवेन्यू कलेक्शन के या रेवेन्यूज के कोई मॉडल नहीं है। टैक्सेशन ये आपसे कोई बहुत ज़्यादा ले नहीं पाती। हाउस टैक्स आपने देखा है कितना कम जाता है साल में, वाटर टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स, सेस वगैरह, ऑक्ट्राई वगैरह जो फीस होती है वो बहुत मिनिमलिस्टिक होती है, उससे इनके खर्चे पूरे नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा इनको स्टेट गवर्नमेंट के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, या अधिकतर पैसा कहा जाता है इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू या सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के थ्रू आ जाता है। जो भी केंद्र से स्कीमें चलती हैं, अगर वो स्कीम ये लोग इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, मतलब इनका डोमेन एरिया का स्कीम होता है, तो फिर वहाँ से इनको कुछ पैसा मिल जाता है और उसके चलते ये काम कर पाते हैं। लेकिन स्कीम का भी साथ यही है, स्कीम का कि स्कीम में टाइट फंड्स आते हैं, उसी स्कीम के अकॉर्डिंग आपको खर्च करने होते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत हमेशा रहती है। अब वो फंड्स कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन ये आता है।
वो फंड्स अब हाल फिलहाल में आपने देखा होगा बहुत सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स के थ्रू रेज कर रही हैं। आरबीआई ने इनको अलाउ कर दिया कि ये लोग भी बॉन्ड के थ्रू फंड को अरेंज कर सकती हैं। उस बॉन्ड को ये लोग स्टॉक मार्केट पे लिस्ट कर सकती हैं। सेबी भी इनको अलाउ करती है कि आप इस अपने बॉन्ड्स को सेबी के थ्रू मार्केट में लिस्ट कर सकते हो। और इसी तरह एक लिस्टिंग हुई लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, और ये हमारे लिए चर्चा का विषय। तो हम समझना चाहिए कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखो, बॉन्ड्स एक तरह के डेट सिक्योरिटीज होती हैं जो दो कंसेंटिंग पार्टीज के बीच में पैसे का आदान प्रदान करती हैं। लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कह रही है कि हमने बॉन्ड इशू किए हैं, ठीक है। अब लोग इन बॉन्ड्स को सब्सक्राइब करेंगे, मतलब लखनऊ कॉर्पोरेशन को सब्सक्रिप्शन के बदले पैसा देंगे। लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बदले में कह रही है कि हम आपको 5-6% सालाना रिटर्न्स देंगे। तो एक तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस पब्लिक से पैसा उठाती हैं, बैंक से नहीं मिलेगा, ठीक है। और बैंक के इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होते हैं, और ये जो इस तरह के बॉन्ड्स आते हैं इसके इंटरेस्ट रेट भी कम होते हैं। तो इस तरह से ये जो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको सिविक प्रोजेक्ट, ठीक है, यानी जितने भी सिविल वर्क होते हैं, मेट्रो कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन, अब इसके लिए जो पैसा चाहिए वो बॉन्ड्स के थ्रू रेस कर सकते हैं। अभी बॉन्ड रिडीमेबल होते हैं, एक समय के लिए होते हैं। कह सकते हैं कि लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 10 साल के बॉन्ड निकाले 5% रेट पे, ठीक है। तो अब आपको 10 साल का आपका पैसा एलएमसी के पास चला गया, वो बदले में आपको सालाना 5% रिटर्न दे गया। जब 10 साल बाद बॉन्ड रिडीम कराने जाएंगे तब आपको एक साथ पैसा मिल जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और ये एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी करते हैं। तो वही है कि सालाना जो भी पैसा होगा वो आपको जब रिडीम कराने जाओगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट, लेटेस्ट से आपने 1 लाख के बॉन्ड खरीदे तो 1 लाख रुपए प्लस उस पर इंटरेस्ट जो 10 साल का बनेगा वो आपको मिल जाएगा। अब ये बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं। एक जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स होते हैं जो सिविक एमिनिटीज को बढ़ाने के लिए इशू कराए जाते हैं। इसमें वाटर, सैनिटेशन, गार्बेज डिस्पोजल में पैसा लगाया जाता है। साथ ही साथ कुछ रेवेन्यू बॉन्ड्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन के केस में रेवेन्यू जनरेशन जिससे कर सके उस तरह से उसमें लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पहले बॉन्ड लिस्ट होने से बता दिया जाता है कि कौन कौन से बॉन्ड्स हैं आपके, किस तरह के बॉन्ड्स हैं, किस कैटेगरी के बॉन्ड्स हैं, वो पैसा कहाँ लगाया जाएगा। आपको ये भी बताया जाता है कि आपसे जो बॉन्ड के थ्रू पैसा लिया जाएगा ये इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा और इसका रिटर्न कैसे कैसे आएगा। दूसरी बात यह है कि सबसे पहला बैंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंट्री में अर्बन लोकल बॉडी बनी जिसने इस तरह के बॉन्ड्स इशू किए थे। अब ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए अभी हमें बहुत ज़्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस नहीं दिख रही हैं इस पर काम करती हूँ। हल्के हल्के करके बेंगलुरु का आया, फिर उसके बाद बीएमसी का आया, लखनऊ का आया। अब आपको हल्के हल्के करके अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बॉन्ड लाती हुई दिखेंगी। अब सेबी की गाइडलाइंस देखें तो सेबी ने कहा है कि एक म्युनिसिपैलिटी या कॉर्पोरेट म्युनिसिपल एंटिटी जो है उसको कुछ कंडीशंस जब तक फुलफिल वो नहीं होंगी हम उसको बॉन्ड इशू नहीं करने देंगे। देखो, सेबी का भी काम है कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। सेबी का काम पैसा दिलवाना नहीं है बॉन्ड मार्केट से। सेबी का काम है कि भैया आपको इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कब इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएगी? जब वो फाइनेंशियली वायबल होगी, ठीक है, प्रॉफिट्स में होगी, जिस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट कर रही है उससे रिटर्न आने वाला होगा, चांसेस हैं ब्राइट रिटर्न के, तभी तो आप लोग इन्वेस्ट करोगे। व्हाट इफ आपका पैसा लेके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किसी टोल प्रोजेक्ट में डाल दिया, अब वहां पे हाई कोर्ट ने उस टोल प्रोजेक्ट पे स्टे लगा दिया, ठीक है। अब आपको उस टोल प्रोजेक्ट से कोई भी रिफंड रिटर्न नहीं आएगा क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम आगे नहीं बढ़ेगा। काम आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर आपका रिटर्न कैसे बनेगा? तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहली बात है कि एक अर्बन लोकल बॉडी की जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब उसके पास कुछ सरप्लस फंड्स होने चाहिए पिछले 3 साल में। साथ ही साथ उसकी नॉन डिफॉल्ट की हिस्ट्री होनी चाहिए। उसने पहले पिछले 365 दिन में किसी भी तरह का लोन, सरकार का लोन, बैंक का लोन डिफॉल्ट ना किया हो, मतलब उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए और वो किसी भी तरह से एनपीए की लिस्ट में नहीं आता हो। अब जो भी प्रोजेक्ट इन्वेस्ट में जिसमें भी बॉन्ड इशू किया जा रहा है जिस प्रोजेक्ट के लिए, लेटर से उसमें अगर 20 करोड़ रुपए लग रहे हैं तो उसका 20% म्युनिसिपैलिटी अपने पास से डाले और 80% के बॉन्ड्स ले। कंप्लीट 100% बॉन्ड से फंडिंग नहीं की जाएगी। कोई विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए म्युनिसिपैलिटी में, मतलब किसी ऐसे पर्सन को आगे ठेका ना दे दे, ऐसी कंपनी को ठेका ना दे दे जो ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुका है बैंक के पैसे को या जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो आइडिया यही है कि भैया आप एक ट्रस्ट के बदले, देखो बॉन्ड का मतलब ये भी होता है कि आपने जिसको पैसा दिया आपको उस पर ट्रस्ट है, तो आपने अपने ट्रस्ट के बदले पैसा दिया तो वो अपना ही पैसा समझ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करे मार्केट में। अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज सेबी हैज क्लियरली स्टेटेड दैट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ग्रेड
के ही म्युनिसिपल बॉन्ड्स आने चाहिए। व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट ग्रेड? अगर आप देखोगे कि बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया में काम करती हैं, ये क्रेडिट देती हैं बॉन्ड मार्केट में, ठीक है, ये रेटिंग देती हैं क्रेडिट की बॉन्ड मार्केट में। वो रेटिंग क्या होता है? लेट अस से एनी बॉन्ड हैज रेटिंग ऑफ ट्रिपल ए, कहा जाता है बेस्ट बॉन्ड है, डबल ए थोड़ा सा अच्छा बॉन्ड है, ट्रिपल बी और कम अच्छा बॉन्ड है, इस तरह से सी बहुत ही खराब बॉन्ड है, डी तो बिल्कुल भी बेकार बॉन्ड है और ई का मतलब ट्रैश है। तो इस तरह से इनकी रेटिंग्स होती हैं। तो ये कहा जाता है कि जो बॉन्ड आप इशू करा रहे हो, जो बॉन्ड आप इशू कर रहे हो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उस बॉन्ड के लिए आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से एक रेटिंग लेनी पड़ेगी। और अगर वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग होगी, मतलब अगर कुछ ऐसी रेटिंग होगी, तभी हम उसको लिस्ट होने देंगे, ठीक है। यूजुअली कहा जाता है जब भी आप बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करो, आप एक बार उस बॉन्ड की रेटिंग देख लो कि क्रेडिट एजेंसी ने क्या रेटिंग दी है। और कहा जाता है जितनी अच्छी रेटिंग है उतनी अच्छी उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी होती है। तो यही चीजें मैंडेटरी की हैं बॉन्ड मार्केट के साथ। आगे देखते हैं कुछ और तरह के बॉन्ड्स मार्केट में जो न्यूज में रहते हैं कि श्योरिटी बॉन्ड। श्योरिटी बॉन्ड हमेशा याद रखिएगा 3 पार्टी एग्रीमेंट होता है, उसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। एक पहली पार्टी जो परचेस करती है बॉन्ड को, उसको प्रिंसिपल कहते हैं, दूसरा ऑब्लिगी होता है जो परचेस करवाती है, और तीसरा श्योरिटी कंपनी जो श्योरिटी लेती है कि प्रिंसिपल जिस पर्सन ने बॉन्ड खरीदा वो अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करेगा, और नहीं होगा तो फिर श्योरिटी कंपनी उसको भरपाई करेगी, ठीक है। तो बेसिकली लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होता है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन पूरी करानी होती है वहां पे श्योरिटी बॉन्ड साइन कर लिए जाते हैं। अब एडा ने भी कहा है कि श्योरिटी बॉन्ड मार्केट इंडिया में बेटर करी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफॉल्ट होते हैं, इसमें कुछ श्योरिटी वाले लोग भी होने चाहिए जो उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कराएं। अब ये जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जैसे हम देखेंगे, अगर वो समय समय पे पूरे नहीं कर पाते, ठीक है, तो ऐसे केस में श्योरिटी बॉन्ड मेक श्योर करती है कि जो ओनर है कंस्ट्रक्शन कंपनी की वो अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाए। अगर किसी भी तरह का कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो जो श्योरिटी कंपनी होगी वो कंप्लीट पेमेंट वापस करेगी या फिर उसकी भरपाई करेगी, जो भी कंपनसेशन बनेगा। इसी तरह से एक और है कंसोल बॉन्ड। अब कंसोल बॉन्ड न्यूज में है। कंसोल बॉन्ड कोविड के टाइम पे कहा जा रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इसे इशू करती आई है। अब कंसोल बॉन्ड एक तरह के परपेचुअल बॉन्ड होते हैं। परपेचुअल का मतलब ये बॉन्ड कभी खत्म ही नहीं होते, एक बार इशू कर दिया लाइफ टाइम के लिए इशू है, आपको एक सेट नंबर ऑफ रिटर्न मिलता रहेगा, बॉन्ड कभी रिडीम नहीं होगा क्योंकि इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी मानी जाती है। इसको इक्विटी भी कहा जाता है, डेट नहीं होता क्योंकि देखो पैसा वापस आता नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट आपका वापस आता नहीं है, बस आपको इंटरेस्ट वापस आता रहता है। रिडीमेबल नहीं होते, लेकिन ये आपको एक स्टेडी इनकम देते हैं। मतलब आपने सरकार को 1 लाख रुपए का परपेचुअल बॉन्ड खरीद के सरकार के पास डाल दिया, सरकार ने कहा हम 5% इंटरेस्ट देंगे, जिंदगी भर उस 1 लाख रुपए पे आप 5% इंटरेस्ट लेते रहिए। अब ये इसको वॉर, अभी जैसे आपने देखा कि मई 2020 में एक न्यूज आई थी, कोविड के से लड़ने के लिए सरकार के पास फंडिंग की कमी पड़ रही थी, तो उन्होंने कहा वॉर लाइक स्टेट एंड अ बॉन्ड टू रेस्क्यू, क्योंकि भाई हम इस समय वॉर पे हैं कोविड के साथ, तो आप कंसोल बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं। ये कंसोल बॉन्ड्स जो हैं वो आपको सरकार को बेनिफिशियल रहेंगे और वो मनी रेस करने में हेल्प करेंगे मार्केट से। सबसे पहली बार देखा गया कि 1917 में इसको यूके ने इशू किया था 5% कूपन रेट के साथ। मतलब 100 रुपए का अगर आपने यूके में उस समय में बॉन्ड खरीदा होता तो सालाना आपको 5 रुपए रिटर्न मिलता, ठीक है। तो ये क्योंकि उस समय यूके गवर्नमेंट के पास वर्ल्ड वॉर 1 लड़ने के लिए पैसा नहीं था, उन्होंने अपनी जनरल पब्लिक से कहा कि भैया कुछ सहयोग करो, आप भी कुछ कंट्रीब्यूशन करो, हाँ कंट्रीब्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट मत करो, हम आपको रिटर्न देंगे। रिटर्न क्या देंगे? हम आपको कंसोल बॉन्ड इशू करके दे रहे हैं, बदले में हमें पैसा दे दो, और लाइफ टाइम जब तक आप जिंदा हो आप इसके बेनिफिट लेते रहो। 2014 में फर्स्ट, अब आप देखिए लगभग 100 साल के बाद फाइनली इस बॉन्ड को खत्म किया गया, मैच्योर किया गया। जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग थी, लेटेस्ट से जितनों के पैसे बन रहे थे, यूके गवर्नमेंट ने 10% दे के खत्म कर दिया। लेटेस्ट से 100 साल के बाद आप कोविड में आज ये बॉन्ड ले रहे थे, 100 साल के बाद आप सरकार के पास जाएं, आप या फिर आपकी फैमिली में जो है, और वो बॉन्ड का पेपर सरकार को दे दे, सरकार बदले में 10% दे के नक्की करे उस बॉन्ड को अपनी तरफ से राइट ऑफ कर दे। तो यही यूके में हुआ। ये परपेचुअल बॉन्ड किए जाते हैं। अब यूके गवर्नमेंट इसको आगे भी ले जा सकती थी, पर लगा बस अब काम हो गया, इतने लंबे समय से हम लोगों को इंटरेस्ट दे रहे हैं, अब हमें ऐसा कोई पैसे की जरूरत भी नहीं है, तो आप आओ अपने पैसे ले जाओ। अच्छा कितने ले जाने ये भी हम डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि रिडीम जब फाइनली करेंगे 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 200 साल बाद, तो फिर वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने टर्म्स पे करेगी। एक और यहाँ पे बॉन्ड आता है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड।
अब नेगेटिव यील्ड बॉन्ड चाइना की वजह से न्यूज़ में था। आपने देखा कोविड क्राइसिस है वर्ल्ड ओवर। अब इस कोविड क्राइसिस में बहुत सारी मार्केट्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रही। वहां पे चाइना ने नेगेटिव यील्ड बॉन्ड इशू किया और कहा जाता है कि बहुत हिट हुए ये, काफ़ी लोग इसको सब्सक्राइब करने खरीदने पहुंच गए। क्यों? जबकि ये नेगेटिव यील्ड है। सबसे पहले आप ये समझो कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो। इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू प्रॉफिट्स। अगर आपको इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट नहीं आ रहा, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। नेगेटिव यील्ड बॉन्ड ये कहता है कि अगर आपने 100 रुपए के बॉन्ड खरीदे, आज से 1 साल बाद आपको 95 रुपीज मिलेंगे, मतलब आपको 5 रुपए का लॉस होगा, फिर भी आप ये बॉन्ड खरीदने को तैयार हो। रीजन क्या है? देखो, सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव यील्ड बॉन्ड चाइना के इसलिए चल गए क्योंकि इन्वेस्टर्स को यह भरोसा था कि चाइनीज मार्केट जो है वो तो चलेगी ही चलेगी। ठीक है, जैसे एक बार कोविड का क्राइसिस थोड़ा सा कम होगा, प्रॉब्लम थोड़ी सी रेक्टिफाई होगी या खत्म होने की तरफ बढ़ेगी, तो चाइना सबसे पहले ग्रो करेगा। चाइना आउटपेस कर जाएगा पूरे वर्ल्ड को ग्रोथ के नंबर्स में। चाइना वापस रिकवरी करेगा वी शेप। ये लोगों को भरोसा था, इन्वेस्टर्स को, इसलिए वो यूरोप की बजाय चाइनीज बॉन्ड्स में गए। दूसरी बात है कि अगर लेटस है उस समय में जब चाइना की इकोनॉमी रिकवर कर रही है और चाइना की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो ऐसे में वो बॉन्ड्स उन्होंने खरीदे आज के डॉलर के रेट पे, और उस समय अगर चाइना की करेंसी वीक हो, ठीक है, क्योंकि चाइना को एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है 1 साल बाद चाइनीज करेंसी वीक होगी, तो उनको ये डॉलर के जो बैलेंस का भी एडवांटेज मिल जाएगा। जब उन्होंने बॉन्ड खरीदा तो हो सकता है उस समय 5 युआन का डॉलर हो, जब बॉन्ड बेचने गए तो 8 युआन का डॉलर हो गया, तो 3 युआन तो उनको ये मिल गया $1 पे। तो इस तरह से इसको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बेनिफिट्स इसमें ले लिए जाते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इसको कहा जाता है और हेजिंग टूल इसको माना जाता है। हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेजिंग का मतलब जब आप कुछ पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हो, लेट अस से आपके पास 100 रुपए हैं, अब 100 रुपए आप एक जगह इन्वेस्ट मत करो, ये हेजिंग का रूल होता है। आप इसको डिवाइड कर दो, 10 रुपए गोल्ड में डाल दिया, 20 रुपए स्टॉक मार्केट में, 20 रुपए म्यूचुअल फंड्स में। अब ये हेजिंग हो गया कि आपने अलग अलग पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट कर दिया। व्हाट इफ गोल्ड अगर गिर गया तो आपको शायद ये कमा के दे दे। ठीक है, तो ये हेजिंग का एक टूल होता है। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स बाहर से इन्वेस्टर करते हैं, इसलिए नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स काफी चल गए। अब इसमें क्या होता है कि पैसा भी सेफ रहता है, उनको पता है वर्ल्ड ओवर कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो गारंटी नहीं है पैसा वापस आएगा। चाइना के नेगेटिव बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो चाइनीज गवर्नमेंट की हालत इस समय बहुत अच्छी है, वो तो पैसा वापस हमारा देगी ही देगी। और ये कहा जाता है नेगेटिव बॉन्ड्स स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी के टाइम पे काफी फेमस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि जब आप बॉन्ड लेते हो, आप इतना रुपए देते हो, जब आपको अपने पैसे वापस चाहिए होते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ठीक है, तो उल्टा होता है वैसे नेगेटिव बॉन्ड में। पॉजिटिव बॉन्ड में आप प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट कमाते हो, लेकिन नेगेटिव बॉन्ड में आपको प्रिंसिपल अमाउंट में से इंटरेस्ट कटवाना पड़ता है। ठीक है, तब आपको आपका पैसा वापस मिलता है, फाइनल जो आपको अर्निंग होती है। इसी तरह से एक और बॉन्ड था जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड भी यही कहते हैं कि आपको एक पीरियोडिक इंटरेस्ट मिलेगा फाइनल मैच्योरिटी तक। ठीक है, कुछ आपको खास पैसा नहीं मिलेगा। जीरो कूपन बॉन्ड डिस्काउंट रेट पे इशू किए जाते हैं। अभी अभी आपने देखा कि पंजाब एंड सिंध बैंक ने रिकैपिटलाइजेशन के लिए जीरो कूपन बॉन्ड को इशू किया। अब यहाँ पे एक चीज और होगी कि आपको कुछ सालाना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको 5 साल बाद इंटरेस्ट मिल गया, 6 साल बाद मिल गया, बॉन्ड मैच्योरिटी में मिल गया। तो जीरो कूपन का मतलब ये होता है कि पीरियोडिक इंटरेस्ट आपको बैंक बता देगी कब देना है। बैंक ऐसे कोई मंथली आपको इंटरेस्ट, सालाना इंटरेस्ट नहीं देगी। ठीक है, अल्टीमेटली वैसे ये भी देखा गया जीरो कूपन में कि फाइनली जब आप बॉन्ड मैच्योर कराने जाते हैं तभी आपको इंटरेस्ट मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता। तो इसमें एक डर भी रहता है कि हमने पैसा तो दे दिया 10 साल के लिए, अब 10 साल तक बॉन्ड का टेन्योर है, 10 साल तक तो कोई इंटरेस्ट आया नहीं, पता चला 10 साल बाद हम इसको रिडीम कराने गए तो बैंक कह रहा है हम तो डूब गए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा जीरो कूपन बॉन्ड के साथ रिस्क होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि एक और सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड की भी न्यूज़ आ रही है। अब पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि पुणे के पास है, वहाँ पे पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड इशू किया गया यूएनडीपी के साथ। अब है क्या ये सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड? ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है जो पब्लिक सेक्टर और गवर्निंग अथॉरिटी जिसमें बेटर सोशल आउटकम्स के लिए पे करती है। मतलब अगर आप इस तरह के बॉन्ड्स को साइन कर लेते हैं यूएनडीपी के साथ तो आपको कुछ टारगेट मीट करने पे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, यानी आप पैसा रेस कर सकते हो यूएनडीपी से ये कह के कि हम इसको सोशल इम्पैक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। ये बॉन्ड कहाँ पे इन्वेस्ट होगा? आपका सोशल इम्पैक्ट में, यानी आप हम उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो सोशल इम्पैक्ट करेगा।
बसेस को कनेक्ट कर देंगे, बस की कनेक्टिविटी बढ़ा देंगे, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव कर देंगे, स्कूल्स स्टैब्लिश करेंगे, मतलब जिससे उस पूरे एरिया में एक सोशल इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट होगा और बेटर वर्किंग वहाँ पे लोगों की दिखेगी। तो इस तरह से सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। अगला टॉपिक देखना हमें एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई 2020 पे। देखो नीति आयोग ने पार्टनरशिप की है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, जिसने इस रिपोर्ट को साथ में मिलकर निकाला है। रिपोर्ट है ईपीआई 2020। इसमें क्या है, देखो हम ये देखेंगे कितना बेटर हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, हम कितनी अच्छी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। आइडिया बस यही है कि इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड में एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ पाए, कितना हम बेटर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, इसको करेक्ट कीजिएगा। तो एक्सपोर्ट जो है हमारा वर्ल्ड ट्रेड में बढ़ पाए, और इसके लिए हमें ये बॉटलनेक्स देखने होंगे कि हम कहाँ पे लैग करते हैं, कैसे हम एक बेटर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री जो है बन सकते हैं। ये एक डेटा ड्रिवन एफर्ट है जो कोर एरियाज को बता रहता है कि कौन कौन से क्रूशियल एस्पेक्ट्स हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, किस तरह से हम एक्सपोर्ट का प्रमोशन कर पाएंगे सब नेशनल मतलब स्टेट लेवल पे और देश भर में। अब यहाँ पे कुछ प्राइमरी गोल्स बनाए गए इंडेक्स के, क्या क्या हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज कितनी फेवरेबल है, सरकारें जो पॉलिसीज लाती हैं वो कितनी एक्सपोर्टर्स के बेनिफिट की हैं, साथ ही साथ कितना बेटर आपका प्रमोशन हो रहा है, रेगुलेशन हो रहा है, क्या आपके पास एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, प्रॉपर पोर्ट्स हैं या नहीं है, आपके पास रोडवेज हैं, आपके पास हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं यानी इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं यानी लेबर है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ देखा जाएगा कि क्या आपके पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव है या नहीं है। भाई आप तो एक्सपोर्ट करना चाहते हो पर कोई आपसे प्रोडक्ट्स खरीदना नहीं चाहता। रीजन क्या है, चाइना ऑलरेडी एक सस्ता एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ऑफर कर रही है। अब इस इंडेक्स में पहली बार इस इंडेक्स को रिलीज किया गया तो इसमें यह देखा जाएगा कि रैंकिंग क्या है स्टेट्स की, यूटीज की क्या उनके इंडेक्स स्कोर पे। तो इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कौन सा स्टेट बेटर कर रहा है, कौन सा खराब कर रहा है। तो इससे एक कॉम्पिटिशन हो जाएगा स्टेट्स के बीच में और वो बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को भी हम मेजर कर पाएंगे कि क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। एक इफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज हम यहाँ पे बना पाएंगे। अब यहाँ पे पिलर्स की अगर आप बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं और 11 सब पिलर्स हैं ईपीआई की। ठीक है, इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कैसे पॉलिसी और बिजनेस इकोसिस्टम होना चाहिए, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा होना चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर हम देखें देश भर का जो स्कोर है वो 39 है, अभी इंडिया इतना बेटर नहीं है। पॉलिसी और बिजनेस इकोसिस्टम में हमने बेटर किया है, लेकिन एक्सपोर्ट इकोसिस्टम जो है हमारा वो खराब, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें काम करने की जरूरत है। कोस्टल, लैंडलॉक्ड, हिमालयन, यूटी, मेजर कोस्टल स्टेट्स बेस्ट परफॉर्मेंस रही हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जितनी भी कोस्टल हैं, वैसे हमने जोग्राफिकली फाइनलाइज किया है स्टेट्स को कि कोस्टल स्टेट्स कौन सी हैं, फिर लैंडलॉक्ड कौन सी है, फिर हिमालयन कौन सी है, फिर यूटी सिटी स्टेट्स कौन सी है। तो ऑब्वियसली बात है भाई कोस्टल को बेनिफिट मिलेगा, क्यों, क्योंकि कोस्ट पास में है, वहां से शिपिंग बेटर हो सकती है, पोर्ट्स इंपॉर्टेंट वहां पे अवेलेबल हैं, डेवलपमेंट पहले हुआ। तभी हम देखते हैं ना गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हमेशा बेटर परफॉर्मर होते हैं क्योंकि फैक्ट्रीज भी वहीं जाना चाहती हैं। अब आप बोलो ह्यूंडे को, जैसे ह्यूंडे ने तमिलनाडु में फैक्ट्री लगाई हुई है एक्सपोर्ट के लिए, वहां से वो अफ्रीका और यूरोप अपने कार्स को एक्सपोर्ट करती है। ऑब्वियसली बात है वो उत्तरांचल में नहीं लगाएगी क्योंकि एक कार को ट्रांसपोर्ट करना काफी कॉस्टली हो जाता है। अब इतनी सारी कारें मैन्युफैक्चर होंगी, ट्रक्स में भर भर के जाएंगी, तो एक लॉट में 8 कार आएंगी। ठीक है, एक्सपोर्ट अगर आपका कोस्ट के पास होगा तो वहीं से एकदम कोस्टल एरिया में ही आप फैक्ट्री ले सकते हो, फिर वहां से सीधा शिप पे आपने चढ़ा दिया और आपकी जो एक्सपोर्ट है वो हो गई। तो इस तरह के जो हैवी जो व्हीकल्स हैं, जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी एक्सपोर्ट वो प्रेफर करती हैं कि हम कोस्टल एरियाज में हो। तो ऑब्वियसली बात है कि कोस्टल एरिया हमेशा बेस्ट परफॉर्मर ही रहेंगे। इसमें आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये 3 मैं नाम आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद लैंडलॉर्ड में भी ऐसा नहीं है, वो भी अच्छा कर रहे हैं। तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान ये भी बेटर कर रहे हैं। हरियाणा के पास एम्पिल लेबर है और पुरानी इंडस्ट्रीज हैं, तो हरियाणा भी बेटर कर रही है कुछ। प्लस हरियाणा की जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज है स्टेट गवर्नमेंट की प्रमोशन की, वो काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। ठीक है, प्लस आप देखेंगे कि मेजर फाइनेंशियल हब है गुड़गांव और पास में एनसीआर के एरिया में आपको फैक्ट्रीज काफ़ी मिल जाएंगी। साथ ही साथ हिमालयन स्टेट्स में उत्तराखंड, त्रिपुरा, हिमाचल ये तीनों ही एक्सपोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं। और सिटी की हम बात करें तो दिल्ली, गोवा और चंडीगढ़ तीनों ही बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक और टॉपिक न्यूज़ में था, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। इंडिया ने कहा है कि हमारी जो BITs हैं हम इसको रिव्यू करेंगे। ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या है, 2 कंट्रीज के बीच में होती हैं जो एक दूसरे के इन्वेस्टर्स को बचाती हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स को बचाती हैं। अब इंडिया मॉरिशस के बीच में अगर BIT है तो मॉरिशस से इन्वेस्टर जो है वो प्रोटेक्टेड फील करेगा जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो क्योंकि एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है। अभी कुछ
कंडीशंस लगाती हैं कि जो होस्ट स्टेट है वो कम से कम इंटरफेयर करेगा फॉरेन इन्वेस्टर के राइट्स में। अब आइडिया देखो ये है कि किसी ने मलेशिया से या मॉरिशस से, हम कहें मॉरिशस से इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में। अब उसको पता है कि वो इंडियन लॉज के सब्जेक्ट रहेगा तो वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। तो इंडिया मॉरिशस का बीआईटी है। अब उसको पता है कि अगर मैं इस बीआईटी फ्रेमवर्क के वजह से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो इंडियन गवर्नमेंट मुझे कुछ नहीं बोलेगी, कम से कम इंटरफेरेंस करेगी मेरे राइट्स में। तो आइडिया बस ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के ना राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं बीआईटी के थ्रू। इसका वो लोग नेगेटिव एडवांटेज भी इसका वो लोग एडवांटेज भी लेते हैं नेगेटिव मैनर में। कैसे? टैक्स नहीं पे करते, ठीक है, टैक्स नहीं पे करते मतलब टैक्स का आपका प्रॉफिट शिफ्टिंग कर देते हैं और बेस इरोजन कर देते हैं। टैक्स पे मतलब वो ये कहते हैं कि हम अपनी जो ये टैक्सेशन है जाके अपनी पेरेंट कंट्री में पे करेंगे, क्योंकि भाई हम वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, आपके यहाँ तो बस हम इन्वेस्टमेंट लेके आए। तो ये सारी चीज़ें, और इसकी वजह से ना इंडिया को काफ़ी लॉसेज हो रहे हैं कि इस तरह से ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया के लॉस को बाईपास कर जाते हैं। इसलिए अब इंडिया चाहती है कि हम अपने बीआईटीज़ को वापस से रिव्यू करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे देखा जाएगा कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, कितना टैक्सेशन है, क्या क्या वो यहाँ पे इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कोई बेनिफिट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, टैक्स ज़्यादा बचा के ले जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम काफ़ी समय से डिमांड कर रहे हैं कि हम बीआईटी को अपने रिव्यू करेंगे और ऑब्लिगेशंस लगाएंगे, ठीक है। होस्ट हम ऑब्लिगेशंस लगाएंगे, हम ऑब्लिगेट करेंगे इन इन्वेस्टर्स को कि वो हमारे लॉस के अकॉर्डिंग काम करें। तो अब देखेंगे क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि एक होस्ट स्टेट को यूजुअली रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो ओनर की या फिर वो इन्वेस्टर के डे टू डे अफेयर्स में ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, वो फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट दे, मतलब वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी वहीं रखे जहाँ पे वो लोकल इन्वेस्टमेंट को रखता है, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टर को भी बेनिफिट होना चाहिए। अब देखो लोकल इन्वेस्टर को तो बेनिफिट देने का रीज़न क्या है? टैक्स भी भारत में ही रह जाएगा, इनकम भी भारत में ही रह जाएगी। फॉरेन इन्वेस्टर के साथ क्या होता है कि पैसा बाहर चला जाता है, लेकिन हाँ हम डिनाई नहीं करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर हमारे लिए बहुत सारे रिसोर्सेज भी लेके आता है। सबसे बड़ा रिसोर्स है आपका फॉरेक्स। फॉरेक्स तो आता ही आता है, अब आपने देखा ऑल टाइम हाई चल रहा है हमारा फॉरेक्स। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स का। साथ ही साथ ये चीज़ होती है कि जो इन्वेस्टर होता है वो हमारी सोवरेन रेगुलेटरी से बाहर रह जाता है। तो डिमांड चल रही है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और इस तरह से हमारे पास बीआईटी जो है वो वापस से रिव्यू होने चाहिए। आगे एक और न्यूज़ है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स की। अब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने फर्स्ट एवर नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स अनाउंस किए, पहली बार अनाउंस किए गए हैं। अब क्या क्या देखो स्टार्टअप हमारे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको अवार्ड देके रिवॉर्ड देके हम प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। हम उनको कहेंगे अच्छा कर रहे हो या अवार्ड लो और ज़्यादा करो। तो यही सारी चीज़ें अवार्ड्स देने की। तो नेशनल अवार्ड्स को स्टार्टअप इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। स्टार्टअप इंडिया क्या है? एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो इकोसिस्टम बनाती है जिससे कंट्री में स्टार्टअप्स काम कर सके। साथ ही साथ ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल गेन्स भी देते हैं, साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि स्टार्टअप सोशल बेनिफिट कंट्री में कितना कर रहे हैं, सोशल गुड इनका कैसा है। अब इसके लिए अक्रॉस द कंट्री स्टार्टअप की एप्लीकेशंस मांगी गई, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ, स्पेस जैसे एरियाज से ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे 6 पैरामीटर्स पे: इनोवेशन, स्केलेबिलिटी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इंक्लूसिवनेस एंड डाइवर्सिटी। इनोवेशन मतलब कितना इनोवेटिव है, स्केलेबिलिटी का मतलब उस स्टार्टअप से कितने ज़्यादा लोगों को फायदा हो सकता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में कंट्री की कुछ बेनिफिशियल होगा, मतलब फाइनेंसेस वगैरह अच्छे होंगे। सोशल इम्पैक्ट, सोसाइटी को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कहीं वो एनवायरनमेंट तो खराब नहीं कर रहा है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट भी अच्छा है, और कितना ज़्यादा इंक्लूसिव है और डाइवर्सिटी है उस स्टार्टअप में, कितने ज़्यादा लोगों को केटर कर रहा है और कितने ज़्यादा लोगों को वो जॉब्स दे रहा है। इस तरह से इनको अवार्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए कुछ और इनिशिएटिव्स भी हुए। स्टार्टअप इंडिया शोकेस हुआ। स्टार्टअप इंडिया शोकेस में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पे सारे स्टार्टअप्स को लिस्ट किया जाए, जो प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स उनको लिस्ट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ इससे बेनिफिट क्या होगा, इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टर्स को पता चल जाएगा कि कौन सा स्टार्टअप अच्छा काम कर रहा है, हम उसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सरकार को भी पता चल जाएगा कि अगर उसको किसी तरह की सर्विसेज की जरूरत है तो वो कौन से स्टार्टअप से जाके मिले। इन स्टार्टअप्स के जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन सिस्टम पे रखे जाएंगे। इससे क्या होगा कि स्टार्टअप का इंस्टेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ ये स्टार्टअप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉग्नाइज्ड है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या हम इससे सर्विसेज ले सकते हैं। इस तरह से स्टार्टअप इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा। और स्टार्टअप इंडस्ट्री आप समझ रहे हैं कोविड के टाइम में बहुत नेसेसरी कंपोनेंट है जॉब जनरेशन के लिए एज वेल एज
मनी और इनकम जनरेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर देखेंगे, नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। एमसीक्यूज भी जल्द ही इसमें आएंगे, पहले इकोनॉमी के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर ले, फिर हम एमसीक्यूज के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में, देखते रहे सीरीज को, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।